अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू होती है, हालात व वाक़यात के ऊपर, मुल्की सियासत के ऊपर और मौशी सूरत हाल हो, सियासी सूरत हाल हो, तमामी मामलात प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। सूरत हाल ये है कि पिछले कई दिनों से बात हो रही थी अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, और बड़ी बदकिस्मती ये है कि जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ अमन अमान की सूरत हाल एक बड़े तवील अरसे से बहुत ज़्यादा पेचीदा रही है, और आए दिन इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं कि क्या उसके ऊपर कहा जाए। अभी गुज़िश्ता रोज़ की ही बात है, शहर कराची के अंदर ही एक नौजवान को मोबाइल स्नैचिंग के ऊपर गोलियों का निशाना बनाया गया, और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये कि इसी साल में ये कोई चौथा या पांचवा ऐसा वाक़या है। वैसे तो लातादाद ऐसे वाक़यात हैं जिसमें लोग अपनी जान से गए हैं, तहम इसमें एक नौजवान बच्चा और ख़ास तौर पे इंजीनियर इसका निशाना बना है। वाक़े की तो खैर जितनी मज़म्मत की जाए कम है, तहम सोचना ये है कि इस सारी सूरत हाल में जो यहाँ मौजूदा हुकूमत है सूबे के अंदर, वो आखिर क्या कर रही है। और जैसे मैंने कहा कि वाक़यात इतने सारे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे सुबह से लेकर शाम तक इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रही हैं, तो हम समझने से कासिर हैं कि क्यों अभी तक इसके ऊपर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हो रही इन वाक़यात की रोकथाम के लिए। और जब भी सवालात किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हिली और बहाने जो है वो पेश किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सामने आती हैं। बहुत हैरान होते हैं कि जिस किस्म के बयानात ख़ास तौर पर ये वज़रा देते हैं, इस पर क्या कहा जाए। इतना अफसोसनाक वाक़या है, और इसके साथ साथ दीगर जो वाक़यात हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक बड़ी तवील उसकी फ़हरिस्त है। सुबह से लेकर शाम तक शहर कराची में यही कुछ हो रहा है, और बहुत तेज़ी से इन वाक़यात में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं, इस वक्त शहर कराची में सुबह के वक्त ट्रैफ़िक की बदतरीन सूरत हाल है। क्या इसके ऊपर कहा जाए। जैसे ही इम्तहानात का सिलसिला शुरू होता है, कभी 9वीं 10वीं के इम्तहानात होते हैं, कभी इंटर के इम्तहानात का सिलसिला शुरू होता है, तो इसी तरह जगह जगह आपको ट्रैफ़िक जैम की सूरत हाल नज़र आती है। अब शहर के जितने भी बड़े तो नहीं, अब जितने भी छोटे इलाके, तमाम ही छोटे इलाकों में अब तो शुमार होते हैं, मौजूद हैं। हर जगह आपको ट्रैफ़िक जैम की सूरत हाल इस वक्त नज़र आएगी। सुबह के वक्त घर से लेकर दफ्तर पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया, और क्योंकि ये एक ऐसा शहर है कि हर वक्त इसमें अफरा तफरी रहती है, बेहंगम ट्रैफ़िक सुबह से लेकर शाम तक यही कुछ सूरत हाल होती है। तमाम जब इस तरह की सूरत हाल हो, इम्तहानात वगैरह के मौक़े हों, तो मज़ीद लोगों की मुश्किलात दो चंद हो जाती हैं। तो इस सिलसिले में भी अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। बार बार हुकाम से रब्ता किया जा रहा है, ख़बरों में भी नशर कर रहे हैं, बता रहे हैं, इस चीज़ की निशानदही कर रहे हैं, ताकि इसके ऊपर भी अभी तक कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई कि इन सारे जो ट्रैफ़िक के जो निज़ाम है इसको कैसे बहाल रखा जाए। बहरहाल ये वो मसाइल हैं जिनका सुबह से लेकर शाम तक यहाँ के रहने वालों को सामना करना पड़ता है। लातादाद मैसेज सुबह के वक्त ही मौसूल हुए कि ये जो शहर की इस वक्त ख़ास तौर पर ट्रैफ़िक की सूरत हाल है इस हवाले से, और अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, और साथ साथ मसाइल का तस्करा करते चले जाइए। बिजली की लोड शेडिंग हो, गैस की लोड शेडिंग हो, पानी का ना होना हो, ये तो उसके साथ साथ ये तो वो मसाइल हैं जो साल साल चलते आए हैं और चलते रहेंगे। तो ये इस वक्त कुल सूरत हाल यहाँ की है। बाकी मुल्क के जो दीगर बाकी मानदा इलाके हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है उसके हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। लेकिन इस नौइयत के जो मसाइल हैं, यानी कि बिजली का ना होना, घंटों की लोड शेडिंग, वो शायद ही पाकिस्तान के दीगर इलाकों में इस तरह की सूरत हाल हो। यकीनन लोड शेडिंग है, बदतरीन लोड शेडिंग हैदराबाद में, सिंध के दीगर इलाकों में, पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। वो एक अलग सूरत हाल है। ताहम पानी का ना होना और इस तरह के दीगर मसाइल, और ख़ास तौर पर ये जो अमन अमान की सूरत हाल है, यकीनन इस नौइयत की नहीं हो सकती। मामलात वहाँ भी कुछ अच्छे नहीं हैं, ताहम जिस नौइयत के वाक़यात यहाँ पर रूनुमा हो रहे हैं,
शायद और कहीं से ऐसे रिपोर्ट नहीं होता, और खुदा का शुक्र इसके ऊपर अदा करना चाहिए। बहरहाल ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी समझा, और इसकी निशानदही की जा रही है, पैगाम भेजे जा रहे हैं, और लोग बड़े सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल इसमें करते हैं, बहुत मोहतात हो के कोशिश करते हैं कि मैसेजेस आप तक पहुँचाएँ, वरना जिस किस्म के लोग मैसेजेस भेज रहे हैं उनको नशर नहीं किया जा सकता। ये उनका गुस्सा है, ये उनका जज्बात का इजहार है जो अपने मैसेजेस के ज़रिए वो करते हैं। बहरहाल इन मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। बाकी जो दीगर मामलात हैं, मुल्क की जो सियासी और मौशी सूरत हाल है उसके हवाले से बात करना ज़रूरी, उन मामलात पर सुबह के वक्त गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनको सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा, और उसके बाद गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। सबसे पहले मौजूद मेहमान सैयद रोशन अली वारसी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, जो कि एक तज्ज़ियाकार भी हैं, तबसरा निगार भी हैं, और हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर उन्हें हम ज़हमत देते हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू करते हैं। CEO हैं यूनिवर्सल एस्टेट एंड डेवलपर्स DHA कराची से, और रियल इस्टेट के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर भी हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। रोशन साहब को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया रोशन साहब प्रोग्राम में। शुक्रिया आपका भी। रोशन साहब, बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं, कुछ रियल इस्टेट के हवाले से ही कुछ सवालात हैं, मैंने सोचा कि उनके बारे में जो है वो निशानदही कर दी जाए। ख़ास तौर पे बजट से कबल जो है वो बहुत सारे ऐसे इक़दाम हैं जिससे बहुत सारे सेक्टर्स को जो है वो फ़िक्र जो उनको लाहक है, जिस किस्म के टैक्सेस जो वो लगाए जा रहे हैं, तो बहुत सारे सवालात हैं। जैसे ओवरसीज़ ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे रियल इस्टेट के अंदर, वो अब इसलिए मोहतात हो गए हैं क्योंकि जो हमारे यहाँ टैक्सेस की नई नई इस्तिलाहात इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, इसकी वजह से लोग जो अब आहिस्ता आहिस्ता इससे दूर होते चले जा रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं इस हवाले से, क्या सोच रखा है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू हो जाए। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर बेटा, बहुत शुक्रिया आपकी आमद, आपने हमें इनवाइट किया। अच्छा, अब ये कि ये जो मुल्क है ना, ये हम सबका मुल्क है, और हमें चाहिए कि इस मुल्क में इसकी डायरेक्शन सही करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि ये डायरेक्शन सही करने के लिए जो आवाम में बेचैनी, आवाम परेशान है, तो वो तो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मगर आप पॉलिसी ऐसी बेहतर करें कि लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। ठीक है। अब देखें, रियल इस्टेट सेक्टर जो है और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इनके साथ अलायंस इंडस्ट्री बहुत जुड़ी हुई है। उन सब के साथ लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। मैं देख रहा हूँ कि कोई गुज़िश्ता 6-7 साल से इसके अंदर बिल्कुल कोई मतलब बेहतरी के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। इनको चाहिए कि ये किसी भी मुल्क की तरक्की में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पैसे को लगाने के लिए कोई भी इंसान जब अपनी सरमायाकारी करता है तो वो जब ही करता है कि जब उसको नज़र आता है कि इसमें नफ़ा होगा तो वो इन्वेस्ट करता है। अब यहाँ पे नफ़ा उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, प्लस उन्होंने टैक्सेस की भरमार कर दी, ऑफिशियल वैल्यू बढ़ा दी, सेफ्टी कोई है नहीं। तो ये सारे मैटर को देखते हुए लोग जो कि लोकल लोग हैं वो भी डर गए इन्वेस्ट करने में, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा एक बहुत बड़ा सरमाया पाकिस्तान में भेजता था वो भी अब नहीं भेज रहा। तो ये सिर्फ पॉलिसी नहीं बनने की वजह से, या फिर अपने मतलब की पॉलिसी वक्ती तौर पे बनाते हैं। मैं समझता हूँ जो गवर्नमेंट होती है, जब गवर्नमेंट 5 साल के लिए नॉमिनेट होती है, पाकिस्तान के लिए आती है, तो उनका नज़रिया ये होना चाहिए कि आज पाकिस्तान यहाँ पर है, हम इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान को यहाँ लेके जाना है। ये किसी की सोच नहीं है, ये सिर्फ वो काम करते हैं जो गवर्नमेंट है। मादरत के साथ, मतलब जो अच्छे में उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर हमने यही देखा है कि जो लोग भी आते हैं वो सिर्फ आके वो बुनियादी छोटे छोटे से काम करके जब इलेक्शन का दौर आता है उस वक्त अपने आप को ऐसा शो करते हैं कि अब हमें दोबारा से इलेक्शन में नॉमिनेट कर लें। तो वो उनका नज़रिया सिर्फ इलेक्शन जीतना होता है अगली बार। उनका नज़रिया ये नहीं है कि इस मुल्क को हमने तरक्की की तरफ लेके जाना है। अभी जैसे इनके पास मौका है, अभी से कोई पॉलिसी बनाए, इस मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है। आप अभी पॉलिसी ऐसी बनाएं कि बेरोजगारी भी ख़त्म हो, लोगों में बेचैनी भी ख़त्म हो, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप मुझे बताएं, लोग कौन इन्वेस्ट करेगा जो कि इन्वेस्ट करने के बाद वो पैसे उसके फंस जाते हैं, और उसके बाद वो पैसे उसके जितने लगाए होते हैं उससे कम पैसे उसको मिलते हैं और निकालना मुश्किल हो जाते हैं, टैक्स उसकी भरमार हो जाती है। तो कौन पैसे की इन्वेस्टमेंट करेगा? जबकि पूरी दुनिया में लोग तरक्की करते हैं तो अपने ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जरिए तरक्की करता है, मुल्क भी तरक्की करता है, टैक्सेस भी मिलते हैं। अब हमारे यहाँ इसको टैक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जाती। अब जो टैक्स मिल रहा है बहुत मुनासिब टैक्स मिल रहा है, मगर गवर्नमेंट उसमें खुश है।
अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट क्यों खुश है। गवर्नमेंट को जब इससे ज़्यादा टैक्स मिल सकता है तो गवर्नमेंट को वो पॉलिसी बनाना चाहिए कि जिससे कि पाकिस्तान के लोग जो सरमाया करना चाहते हैं उसको ऐसी आसान पॉलिसी बनाए कि लोग इन्वेस्ट करें। उनके मुल्क में उनके पैसे की सेफ्टी सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे मुल्क में हमारे पैसों की सेफ्टी नहीं है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। उसका जो कानून होता है रीरा का वो नहीं बना हुआ। अब बहुत से लोग अपने तय जो है ना वो रीरा का कानून बना के अपना उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं, करते हैं, जिनको मालूमात है। ज़्यादातर लोगों को 90% लोगों को रीरा के मुतालिक कुछ नहीं पता। जो ख़ास तौर पर इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करता है उसको तो बिल्कुल सेफ्टी का भी नहीं पता, इन्वेस्टमेंट का भी नहीं पता। वो सिर्फ लोगों के बयानिए के ऊपर सामने वाला जो तसल्ली देता है कि अच्छी चीज़ है आप ले लो, उसको सेफ्टी का नहीं पता, वो पैसे देता है बाद में फंस जाता है। तो वो कानून कौन समझाएगा हमारी आवाम को? गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट आके जब अपना पूरे 5 साल के अंदर इतनी बातें करती है तो जो इनका काम है टीवी पे आके ये सेफ्टी का भी एक प्रोग्राम बनाए कि भाई जो लोग भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो ये सेफ्टी करें, उसका कानून बनाते। कानून नहीं बना सकते, कम से कम उनके लिए कोई ऐसा रास्ता बता दें कि वो अपने पैसों की हिफाजत तो कर सकें। बिल्कुल सही। अब ये बताइए कि 11 अरब से ज़्यादा 11 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसा दुबई चला गया क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब लोग समझते हैं कि यहाँ टैक्स लग रहा है, यहाँ सेफ्टी नहीं है, तो लोग अपना वहाँ चले जाते हैं। जबकि वहाँ टैक्स तो नहीं है मगर वहाँ नॉन रिटर्न वाल लगा हुआ है दुबई में जी। जो चीज़ चली गई वापस नहीं आएगी। ये तब मैं समझता हूँ कि ये एमओको की दुनिया में रह रहे हैं जो पाकिस्तान से पैसा दुबई लेके जा रहे हैं जी। और दुबई जला तो गया पैसा, बिल्डिंगों में की रोशनी भी बहुत उनको अच्छी लग रही है, मगर कल जब पैसा वापस लेकर आएंगे फिर मैं उनसे पूछूंगा कि पैसा आना इतना आसान है, ये लाने देंगे वो लोग? बिल्कुल नहीं। सिर्फ लालच में गए हैं, वहाँ सेफ्टी नहीं है। पाकिस्तान में सेफ्टी है। अब पाकिस्तान में सिर्फ जो हमें फौरी तौर पे ज़रूरत है वो रीरा की ज़रूरत है। रीरा का कानून बने, बजट ऐसा आए कि लोगों का रोज़गार खुले, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में थोड़ा सा रिलीफ दें कि लोग अपनी इंडस्ट्री को चलाएँ, ये अपने कंस्ट्रक्शन में रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्ट करें कि यहाँ पर लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उसके साथ साथ लोगों के रोज़गार भी खुलेंगे। बिल्कुल सही है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आप अगर रिलीफ देंगे तो फिर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो होगी। बहरहाल पॉलिसी तो क्योंकि नहीं है, सिर्फ बातें ही महज होती हैं। इससे पहले भी यही कुछ होता आया है और ये सारी चीज़ें इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस किस तरह आप टैक्सेस वसूल कर सकते हैं। लेकिन ये जब टैक्सेस का ओवर बर्डन हो जाएगा हर सेक्टर, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रेगुलेशंस आपकी ठीक नहीं है, डायरेक्शन आपके पास नहीं है, ये बड़ा एक हमेशा से प्रॉब्लम रहा है और इस दफ़ा भी यही बहस इस वक्त जारी है। बार बार ये आप देख रहे हैं, अब तो टीवी चैनल से बाकायदा दिखाना भी ये शुरू हो गए कि इन जगहों को इस तरह टैक्सेस जो है वो लगा सकते हैं। जब सारी चीज़ें आपके इल्म में हैं उसके बावजूद अगर डिलीवर नहीं कर पा रहा है तो फिर इस पर हमें सोचना होगा। अब दूसरी तरफ ये कि इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने के लिए बड़ी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक ग्राउंड बनाना होगा, आपको एक ऐसा माहौल बनाना होगा जिसमें लोग आएँ और आके सरमायाकारी करें। और जैसा भी आपने निशानदेही की कि जो लोकल यहाँ पे रहने वाले हैं सरमायाकार, जब उनको ही कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो बाहर से लोग आकर कैसे इन्वेस्ट करेंगे? अब ये बात समझना क्यों इनके लिए मुश्किल है और क्यों इसके ऊपर काम नहीं हो रहा, मेरा आपसे सवाल ये है। मेरा ख्याल है कि इनको समझना चाहिए क्योंकि देखें मुल्क जो है ना हम सबका है और मुल्क के लोग अगर आवाम जो है अगर इनको मुंतखब करके अगर हुकूमतों में भेजती है तो इसीलिए भेजती है कि हमारे मसाइल हल होंगे। मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर मसाइल का भरमार और हो जाए इनके आने के बाद। हमने अभी तक देखा कि जब भी कभी इनको मुंतखब करके हुकूमतों में भेजा जाता है, उसके बाद जब ये 5 साल के बाद जब जाते हैं तो हमारे पास जो है ना कर्जे का भी बोझ बढ़ जाता है, महंगाई का भी बोझ बढ़ जाता है। एक आम आदमी जो 5 साल पहले जो आराम से ज़िंदगी गुजार रहा था या तंगी से ज़िंदगी गुजार रहा था, उसके साथ मज़ीद तंगी हो जाती है, मज़ीद परेशानी हो जाती है। मतलब लोग अपने घरों के हालात बताते नहीं है क्या क्या हालात हैं। आजकल तो पानी का भी इतना मसला हो गया है कि पहले जो टैंकर 5,000 का आता था वो 11-12 हज़ार रुपये का हो गया। अब बताइए कि पानी के पैसे भी दिए जाते हैं, पानी मिलता भी नहीं है। पानी के माफिया जो है इनको कौन कंट्रोल करेगा? मतलब ये किसका काम है पानी का कंट्रोल करना? ये मतलब यहाँ पे बुनियादी जो गलतियाँ हैं उनको मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट उसको नोटिस ले। फिर यहाँ पर जो फ़कीर जो हैं उन्होंने एक भरमार की हुई है। अब वो फ़कीर जो है ना वो जहाँ कोई भी गाड़ी लेके जाता है या पैदल चल रहा होगा वो आके खड़े हो जाएंगे, वो नहीं देखते कौन किस परेशानी में है या किस अपने काम से जा रहा है, वो अपना मसला लेकर अब तो वो ज़बरदस्ती जो है वो आके मांगते हैं कि नहीं ये दे दें और अब सीधा बोलते हैं कि 100 का नोट दे दो। तो मतलब ये गैर मुकामी लोग हैं,
इनको किसने छूट दी है पाकिस्तान में कि ये कराची ही उन्होंने टारगेट किया हुआ है कि मरना भी है तो कराची वालों ने ही मरना है। जैसे कि भी आपने निशानदेही की कि कराची के लोग मरते हैं। अब यहाँ कराची के लोग अगर किसी को पढ़ने के लिए भेजते हैं, अगर वो वापस आते हैं तो वो छोड़ते एक मोबाइल के लिए उसको शहीद कर दिया जाता है। तो इनको पूछने वाला कौन है, जबकि शरीयत ने हमको इजाज़त दी है अपनी हिफाजत की। तो हम फिर अगर फर्ज करें कि ये कानून लाकानूनियत में बदल जाएगा, फिर अवाम जो है वो अपनी शरई हक इस्तेमाल करते हुए उनका अंजाम करेगी। फिर उसके बाद लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही जो कि अब जो लोगों में लावा पक रहा है कि भाई कब तक लोग लाशें उठाएंगे। चंद हजार लोग जो है ना, जो डाकू की शक्ल में गैर मुकामी जो इधर आके जो डकैतियां करते हैं, वारदातें करते हैं, तो अब मुकामी लोगों ने कोई फैसला कर लिया है, उन्होंने कमेटियां बनाना शुरू कर दी कि जो डाकू जहां मिले उसको पकड़ के कानून के हिसाब से उसको सजा दो। बिल्कुल सही है। तो फिर इसका मतलब शरई लिहाज से तो आपको उसका हक है अपने तहफ़्फ़ुज़, अपनी जिंदगी बचाने का। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब ये फैसला लोग करेंगे और कर लिया है तो अब इसके जो नताइज हैं उसकी ज़िम्मेदारी फिर आपके ऊपर आयद होगी। ये बिल्कुल रोशन साहब ने सही कहा कि वो कानूनी हक अपना इस्तेमाल करेंगे अपने तहफ़्फ़ुज़ का, और करना भी अब चाहिए। ये वक्त की ज़रूरत है। हुकूमत तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में, और जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर यकीनन अब कोई सवाल नहीं बचता। तो बहरहाल इसके अलावा दीगर मामलात हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। ये जो हमारे अपने मामलात हैं, ख़ास तौर पे ये जिस तरह के फ़्रॉड हो रहे हैं, जिस तरह के हमारे यहाँ और दीगर मामलात हैं, इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोग अब इसलिए भी इन्वेस्टमेंट से जो है वो घबराते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जिस किस्म के, अब मैं नाम लेना शुरू करूँ, बड़े बड़े ब्रांड्स जो थे यहाँ पर, जिन्होंने साल लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, कराची में, और नतीजा आपके सामने अब आना शुरू हो गया। तो ऐसे सिलसिले में क्या किया जाए, इसको भी तो रोकना ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, ख़ासतौर पर रियल इस्टेट के शोबे में। जी देखें, जो आप जिस बात की तरफ निशानदेही करना चाह रहे हैं, आपने नाम नहीं लिया, और नाम लेना मुनासिब भी नहीं, मगर समझते सब लोग। बिल्कुल सही बात। मगर ये गलती उनकी है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी मैंने कहा ना कि अक्लमंद जब तक जिंदा है और बेवकूफ़ जब तक जिंदा है, अक्लमंद भूखा नहीं मरेगा। तो बेवकूफ़ को अक्लमंद होने की ज़रूरत है। अब लोग ये नहीं देखते, बस लोग ना चमकती हुई चीज़ के पीछे भागते हैं। ऐसा ही, ये नहीं देखते इसकी सेफ्टी क्या है। मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे पहले अपने पैसों की सेफ्टी देखो, सेफ्टी क्या है। ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि आपको अपने पैसों की सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला इंसान तो आपको सिर्फ ये मजबूर करेगा कि इससे अच्छी चीज़ नहीं, आप मुझ पर भरोसा करो, भाई मैं कोई फ्रॉड आदमी नहीं हूँ, मैंने आपको कह दिया ये अच्छा होगा, मगर 2 साल 3 साल के बाद उसका रवैया चेंज हो जाएगा। लीगली आपके पास कोई नहीं होगा, पैसे आपके इतने जा चुके होंगे कि आप फंस चुके होंगे। तो जो आप बात बता रहे हैं, तो वो पहले तो आप लीज तो देखें कि लीज है नहीं है वो जगह, वो टाइटल उसका क्लियर है नहीं है, फिर मालिक तक कोई पहुंचने नहीं देता। मैं कहता हूँ 1 रुपए के 1 करोड़ रुपए भी मिल रहे हैं, अगर मालिक से मुलाकात नहीं हो रही, अब डील ही नहीं करो। बिल्कुल सही। आदमी फंसते ही लालच में। ऐसा ही। वो 1 रुपया हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, वो सब चले जाएंगे आपके। अब मालिक से जाके डील करें, मालिक पहले पेपर देखें, मालिक है, तसल्ली आपकी हो गई, आप मालिक को पे ऑर्डर दें, चेक दें, उसके अकाउंट में पैसे दें, वो रसीद देगा, वो लेके बैठ जाएं। उसके बाद वो देखें कि वो कैसे डील करेगा, क्योंकि वो स्मार्ट लोग हैं, वो ये काम करेंगे नहीं। उनका प्रोजेक्ट जो है ना कोर्ट में फंस जाएगा अरबों रुपए का, थोड़े से पैसों के लिए। अच्छा, लोग ये चीज़ समझते नहीं है। लोग सिर्फ ये समझते हैं कि बस वो इतना बड़े लोग हैं, हम तो इनसे, ये तो हमें कोई दिखाएंगे नहीं, मालिक से क्यों मिलेंगे। तो ये बुनियादी गलती हमारे लोगों की है। लोग तो इस किस्म की स्मार्टनेस दिखाएंगे कि गैर कानूनी जगह के ऊपर अपना प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगे और वहाँ पे बनना शुरू होगा, उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी हर सतह के ऊपर। उसके बाद जब आप उसको उनके पास जब जाते हैं तो लालच में जाते हैं। अब लालच में जाके आप पैसे देकर आते हैं, अब रिजल्ट यही होता है जो कि आपने बताया, जो दुनिया भुगत रही है। अभी कितना बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में अनाउंस हुआ, आज उसका रिजल्ट क्या है? जीरो है। अब ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे ज्यादा उसका शिकार हुआ। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों को, ये तो हमारा बहुत बड़ा एसेट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि हमारा एसेट जो है उनकी सेफ्टी प्रोवाइड करें, उनके लिए कानून बनाए, उनके लिए एस्क्रो अकाउंट बनाए। पहले उनके लिए बना ले, कम से कम उनके लिए बना ले। जब उनका एस्क्रो अकाउंट बन जाएगा, उनके लिए रीरा का कानून नाफिज होगा, तो उनका पैसा तो कम से कम पाकिस्तान में आएगा। पाकिस्तान में पैसा लोग इसीलिए नहीं भेजते कि यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, और जिन्होंने वहाँ पे लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर यहाँ पे भेजे थे, उनके अब आधे रह गए, तो वो क्यों भेजेंगे पैसे? फिर जहाँ वो रह रहे हैं फिर वहीं इन्वेस्ट कर देंगे, वो दुबई ले जाएंगे। अब दुबई हालांकि अनसेफ जगह है, वो सेफ्टी नहीं है कि वहाँ पासपोर्ट नहीं मिलेगा,
लोगों को ये भी नहीं पता कि जहाँ पर पासपोर्ट है वहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए सेफ्टी के साथ। बिल्कुल दुनिया में सही। जहाँ रीरा है और पासपोर्ट है वहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, बिल्कुल ऐसे वहाँ ही। पे आप 100% सेफ हैं। पाकिस्तान में आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास रीरा का कानून बन जाए, आप इन्वेस्ट करो, आप सेफ हो गए। बिल्कुल सही। सिर्फ यहाँ पर क्या है, रीरा का कानून की ज़रूरत है। उसको हमारी रेगुलेट करना एसोसिएशन जो है ज़रूरी वो भी आवाज़ उठाती है जी। कि भाई रीरा का कानून बनाओ, तो फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, फिर जो प्रोजेक्ट होगा वो बन ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। रीरा क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि रीरा के आने के बाद ये प्रोजेक्ट जो गैर कानूनी बन नहीं सकते, बन नहीं वो सकेंगे। उसकी पाबंदी उसके अंदर। बिल्कुल ये बात आपने सही कही है कि जब कानून मौजूद होगा और इसके लिए ख़ास तौर पे जो प्रॉपर्टी के मामलात हैं अभी इतने पेचीदा हैं कि कोर्ट्स के अंदर सुबह से लेकर शाम तक जो केसेस यही इसी हवाले से चलते हैं, लोग शिकायत लेकर आ रहे हैं और इल्म ना होने की वजह से, और ख़ास तौर पे ये जो बड़े बड़े नाम ब्रांड्स बन चुके हैं, जगह जगह दीवारों पे आपको इनकी ब्रांडिंग्स नज़र आती है, ये सबसे ज़्यादा लोगों को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जिसकी वजह से कहीं मैं देख रहा हूँ बकरे दिए जा रहे हैं, कुछ देर अजीब अजीब मार्केटिंग के तरीके भी एक तो खुदारा यहाँ पर जो है वो निकाले जा रहे हैं। अब ये समझना भी बड़ा मुश्किल है। तो खुदारा ऐसी चीज़ों से बचने की इस वक्त ज़रूरत है। आंखें अपनी खुली रखें कानूनी मामलात को समझने के लिए। अगर आप नहीं समझते, जो लीगल मामलात को समझता है उसकी सर्विसेज आप ले सकते हैं ताकि इन चीज़ों से खुदारा आप बच सकें। वरना बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो इसका शिकार हो रही है, बिलखुसूस शहर कराची के अंदर, क्योंकि इतनी यहाँ पर बदनज़मी है, लाकानूनियत है, क्योंकि लोगों की साल साल लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो प्लॉट्स थे, उनके ऊपर कब्ज़े हुए। और हुकूमत ने क्या किया इसके ऊपर, ये तो मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कुछ करते रहे हैं और कर रहे हैं। इसी वजह से बदतरीन करप्शन का इंडेक्स जो है वो यहाँ पर इसमें बढ़ चुके हैं। ख़तरनाक हद तक जो है वो ऐसी जगह में शुमार होने लगा है प्रॉपर्टी के हवाले से जो बिल्कुल भी मौजू नहीं है। तो ये इस वक्त बड़ी ख़तरनाक एक सूरत हाल है जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी आंखें खुली रखें। और खुदारा ये जिस किस्म की ऑफ़र्स दी जाती हैं जो एक नाकाबिल यकीन होती हैं, किसी प्लॉट या मकान की कीमत ऐसी बताई जाती है जो इस वक्त आज के ज़माने में अगर आप उसका हिसाब लगाएं अगर कैलकुलेटर लेकर, तो उसकी जो लागत है उतनी नहीं आएगी, उससे कम में आपको वो जगह जो ऑफ़र की जा रही है। तो यकीनन इसके पीछे जो कोई ना कोई फ्रॉड ज़रूर हो रहा है जिसकी वजह से लोग जो है इसका शिकार हो रहे हैं। बहरहाल इन मामलों पर गुफ्तगू करते हैं क्योंकि बहुत सारे इस पे शिकायत जो है वो मौसूल हो रही हैं और एक ज़माने से लोग जो है इसकी निशानदेही कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन मामलों पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए, बात हो रही थी कुछ रियल इस्टेट के शोबे के हवाले से और जिस तरह के पैगामात मौसूल हो रहे हैं शहर कराची में, जैसे मैंने कुछ देर पहले अर्ज़ किया, बड़ी तफसील से इस पर गुफ्तगू हुई है कि मसाइल इतने ज़्यादा हैं ख़ास तौर पर प्रॉपर्टीज़ के हवाले से और जो लोगों के एसेट्स हैं उसके ऊपर जो कानूनी मामलात इतने पेचीदा हैं कि लोगों के लिए समझना यकीनन आसान नहीं है। रोशन साहब, कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी, क्योंकि इस तरह की प्राइसेस ऑफ़र की जाती हैं, इस किस्म की अट्रैक्शन उसमें डाल दी जाती है कि लोग लामहला उसका शिकार हो जाते हैं। मैं देख रहा हूँ कहीं पे कुछ ऑफ़र कर रहा है, वो कुर्बानी का मौका है, तो कहीं पे बकरे दिए जा रहा है और न जाने क्या कुछ हो रहा है। लेकिन लोग तो फिर बाद में पछताते रहते हैं और आपके पास भी आते हैं, हमारे पास भी शिकायत भेजते हैं कि जी इसका शिकार हो जाते हैं, कहीं पे प्लॉट ख़रीद लिया है, किस तरह का मकान ख़रीद लिया और साल उसके पैसे देते रहे लेकिन उसके बाद भी उसका पोजेसन नहीं मिल सका। ये कैसे मामला सॉल्व हो, ये ज़रा फरमाएं। देखिए, इंसान जो है ना बेसिकली लालच में फंसता है। बिल्कुल सही। सामने वाला इंसान आपको लालच देगा जी। और इस हद तक लालच देगा कि उसका अपना इंटरेस्ट उसमें पोशीदा होता है, वो नहीं बताता, वो सिर्फ आपको लालच देता है। एक मासूम इंसान जो है ना वो लालच में आ जाता है। अब तो मैं समझता हूँ इस हद तक ये लोग तबाह हो चुके हैं कि अब तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए जी। जो मासूम लोग हैं। प्लस ये मैं अपने जो पाकिस्तान के जो मासूम आवाम है उनको और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि रियल इस्टेट में या कहीं भी किसी भी शोबे में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले आप ये सोचें आपकी सेफ्टी क्या है। आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। और ये जो आप करोड़ों रुपए की चीज़ जब खरीदते हैं तो जो बिल्डर है वो अपने पास से आपको एक एग्रीमेंट बना के देता है। बिल्कुल सही। आप वो एग्रीमेंट कभी साइन ना करें क्योंकि उसकी जिद होगी कि वही, क्योंकि उसने उसमें 100% 200% अपनी सेफ्टी रखी, आपकी कोई सेफ्टी नहीं। उसने हर जगह पे आपको
फंसाया हुआ है, क्योंकि अभी तो सब आप खुशी में ले रहे हैं, मगर उसके अंदर जब आप डिटेल से पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि फिर आप पढ़ लेंगे ना सही से तो आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। तो बेहतर ये है कि अगर कोई भी बिल्डर अगर आपसे कोई बजी दे के मैंने ये इन्वेस्टमेंट करनी, आप यहाँ करें इन्वेस्टमेंट, तो उनको कहते हैं हमारा लॉयर एग्रीमेंट बनाएगा, लॉयर से एग्रीमेंट बनवाए। और वो लॉयर जो कि ये 1-2 हज़ार रुपए का जो एग्रीमेंट बनता है उनसे ना करें, कम से कम उसको 1 लाख रुपए की फीस होती है अच्छे लॉयर की, उनको जाके दें, उनसे अपना एग्रीमेंट बनवाएं, और फिर वो आपको तरीके बताएगा कि मालिक से एग्रीमेंट करें, पे ऑर्डर बनाए, उसकी सेफ्टी बताएगा, तो बिल्डर उनके साथ डील भी नहीं करेगा। आपको वही समझ जाना चाहिए कि भाई एक बिल्डर आपके साथ डील हमारे एग्रीमेंट पे नहीं कर रहा तो क्या वजह, क्योंकि इसमें हमारी सेफ्टी है, वो अपनी सेफ्टी वाला एग्रीमेंट आपको देता है। यहाँ जितने लोग अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सिर्फ बिल्डर के एग्रीमेंट को साइन करके करते हैं। होता क्या है कि जब आप पूरी मैक्सिमम पेमेंट उनको दे देते हैं, जब आप पोजीशन लेने जाते हैं, ट्रांसफर लेने जाते हैं, तो वो मैक्सिमम क्या करता है, पोजीशन दे देता है, उसके बाद ट्रांसफर, वो ट्रांसफर तो किसी भी वजह से डिले करेगा, जब डिले करेगा प्राइस बढ़ जाती है, तो फिर उतने ही पैसे जो आपने दिए होते हैं तकरीबन कम हो बेश वही पैसे दोबारा लेता है कि भाई ये पैसे दें, तो वो तो आपके पैसे से खेल रहा है, मगर ये सारा नुकसान किसको होता है, जिसने इन्वेस्ट किया होता है। तो बेहतर ये है कि आज अपने आप को प्रोटेक्ट करें, आज इन्वेस्ट ज़रूर करें, और सिर्फ पाकिस्तानी भी इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान के मासूम अवाम भी इन्वेस्ट करें, मगर अपनी सेफ्टी के बगैर ना करें। ये जो हम लोग जाते हैं बेवकूफ़ों की तरह उठा के जाके बुकिंग ऑफिस में लाइन लगा लगा के जाके पैसे देकर आते हैं, तो जब तक ये काम होता रहेगा तो ये तो गैर कानूनी बस्तियां जो है ना आबाद होती रहेंगी, ये तो प्रोजेक्ट अनाउंस होते रहेंगे। अच्छा, लोगों इसमें भी मैं ये क़त्ल कलामी की माजरत चाहूँगा, मैं ये देख रहा हूँ आजकल ये जो मिडिल मैन का रोल है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को जो वो मिडिल मैन आकर जो है वो बुक कर लेगा और उसके बाद अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, और नतीजा ये निकलता है जिसकी भी आप बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर इन्वेस्टर जो है वो इसी वजह से परेशान है क्योंकि वो मिडिल मैन के हाथों जो है वो उसका शिकार हुए हैं। जी चले, मिडिल मैन भी कोई बुरी बात नहीं, मिडिल मैन भी आ जाए, मिडिल मैन के अंदर एक आदमी और आ जाए, वो भी मसला नहीं, मगर सेफ्टी का आपके पास तरीका फिर भी मौजूद है। बिल्कुल सही। आप मिडिल मैन आता है तो चले, मिडिल मैन के थ्रू आप ऑनर तक पहुंचे, मिडिल मैन के पीछे बीच में इंटरेस्ट है ना, उसको पैसे तय कर लें, मालिक तक जाए, डील मालिक से करें, उसको पैसे देके फारिग कर दें। ठीक है कि कल जितना बड़ा प्रोजेक्ट है अगर वो आपसे आज पैसे लेता है, कल आपके साथ धोखेबाजी करता है, तो आप उसको कोर्ट में ले आके खड़ा करो, वो कभी भी वो डॉक्यूमेंट आपको देगा ही नहीं, और वो जो डॉक्यूमेंट देगा वो ऐसे फेक डॉक्यूमेंट होंगे कि जो कि मतलब सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि ज़्यादातर यहाँ पे ये हो रहा है कि वो बस बोलेंगे इस पर साइन कर दें, ना उसमें मालिक की शनाख्ती कार्ड की कॉपी होगी, ना पेपर की कॉपी होगी, ना वो उसकी लीज बताते हैं कि ये ज़मीन लीज है, नहीं है लीज किसके नाम पर, इसका मालिक कौन है, नहीं, बस प्रोजेक्ट बताते हैं और एक फॉर्म दे देंगे, बुकिंग फॉर्म, उसको साइन कर दें, उसको पैसे दें और रसीदें लिए चले जाएं। तो ये इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, जो लोग नहीं समझेंगे मजीद ये एक तो पैसे हैं नहीं और जो हैं वो भी तबाह हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप आज होश के नाखून लें। बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं क्योंकि इन मामलों को नहीं समझ पाते, और यहाँ पे क्योंकि कानूनी मामला इस कदर पेचीदा हैं कि वो एक आम आदमी के समझने का जो है उसके बस की बात नहीं है कि इन मामलों को समझ सके, और यही वजह है कि इसकी वजह से बहुत सारे फिर नुकसान होते हैं, और ख़ास तौर पे बेचारे लोअर मिडिल क्लास बहुत उम्र भर पैसा जमा करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर इस तरह के नुकसान उठाते हैं। तो ख्याल ये है कि इस वक्त मोहतात रहने की ज़रूरत है, बल्कि हर वक्त ही मोहतात रही है, ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से, रियल इस्टेट के शोबे के हवाले से। वो जिस किस्म की पॉलिसीज़ आए रोज़ अनाउंस की जाती हैं उससे यकीनन समझना लोगों के लिए और मुश्किल होता चला जा रहा है। फिर ये कि अभी जो ख़ास तौर पे अभी पिछले दिनों जो ये वाक़या हुआ नस्ला टावर का, उसके बाद तो ख़ास तौर पे जो गैर मुल्की हैं पाकिस्तानी निजात हैं वो बहुत ज़्यादा मोहतात हैं, वो जो इन्वेस्ट करने की यहाँ पे ख्वाहिश रखते थे वो अब बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट है कि जब यहाँ इन्वेस्ट करें और इस तरह के फ़ैसले हो जाएं कि गवर्नमेंट की तरफ से NOCs और तमाम मामला क्लियर हों, उसके बावजूद भी अगर अदालती फ़ैसले की वजह से वो गिरा दिया जाए तो फिर उस ऐसी सूरत में क्या करें। और उस ख़ास तौर पे एक वाक़े के बाद बहुत सारे लोग जो है अब दूर होते चले जा रहे हैं, और फिर ये कि जिस किस्म के हम टैक्सेस आयद करते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, उसने भी मुश्किलात जो लोगों की मज़ीद बढ़ा दी हैं। अब बहुत सारे लोग लाइन में इससे भी कि आपके पास अगर प्रॉपर्टी है उसके ऊपर टैक्सेस, फिर मज़ीद टैक्सेस, रेंटल इनकम के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, तो अब तो लोग सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल फजूल है कि आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें। इससे मार्केट कितनी डाउन हुई ये तो ज़रा बताइए, क्योंकि बार बार इसकी निशानदेही कर चुके हैं। देखें यासिर साहब, ये गुज़श्ता कोई 2-3 साल से मार्केट बतदरीज नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ जो प्रॉपर्टी
एक एग्जाम्पल के तौर पे जो भी कोई प्रॉपर्टी जी की वैल्यू होती जी है उससे 25 से 30% प्रॉपर्टी कम हो गई है, भाई ठीक है। क्योंकि लोग समझते हैं कि पैसा प्रॉपर्टी में रखना भी मुनासिब नहीं है। इस पैसे को खुला करें, उसको कैश करें जी और उसको उठा के बैंक में रख दें। बिल्कुल सही। तो अब उनके पास एक एग्जिट प्लान है कि यहाँ से 2-3 करोड़ रुपए का नुकसान उठा के प्रॉपर्टी सस्ती करें, बेचें, उसको बैंक में रख दें। बैंक में ना तो आपको टैक्स देना पड़ता है, ना आपको लेबर का मसला, ना आपको जी दूसरे मसाइल, और आपको प्रॉफिट मिल जाता है घर बैठे हुए। बिल्कुल सही। तो ये तो हमारे गवर्नमेंट की, हमारी मईशत की तबाही है। बिल्कुल ना। हमारी मईशत की बहाली तो उसी सूरत में है कि हमारे मुल्क में कारोबार चले, लोगों को रोज़गार मिले, मईशत परवान चढ़े। उसके लिए पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिफ मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, अपना आसिफ अली जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर इतनी सहूलतें पैदा करें, या अभी बजट आने वाला उसके लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर दें, और फिर हम आपको बताएंगे कि इस इंडस्ट्री के ज़रिए इस पाकिस्तान को कितना आमदनी होगी, कितने टैक्सेस मिलेंगे, इस इंडस्ट्री से कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा, कितने घरों के चूल्हे जलेंगे, बिल्कुल। बहुत से फ़ायदे होंगे, मुल्क भी तरक्की करेगा और इनको दुआएं भी मिलेंगी। कम से कम आपको एक मौका मिला है, आपकी उम्रें बहुत ज़्यादा हैं, अब आप इस उम्र के अंदर कोई ऐसे काम करके जाएं कि लोग दुआएं दें, आपकी आखिरत भी संभले, दुनिया भी आपकी अच्छी हो जाए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है इनसे कि अल्लाह ताला करे कि इनके दिलों में आ जाए और ये लोग कोई अच्छी पॉलिसी बनाए कि हमारा मुल्क तरक्की की तरफ निकले। बिल्कुल आपने सही कहा। और दूसरा ये कि अभी जैसे से पहले भी हम बात करते रहे क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा इम्प्लिकेशंस हैं कि अब समझना बड़ा मुश्किल है। फेयर वैल्यू के हवाले से आपने बात की, उसका एक दो जगह मैंने सुना लोगों ने तस्करा किया कि वाक़तन ऐसा होना चाहिए। फेयर वैल्यू के ऊपर अगर ट्रेड होगा तो फिर लोगों को हुकूमत के लिए भी आसान होगा, ख़ास तौर पर टैक्सेस के हवाले से। अगर उनको टैक्सेस सही मिलेंगे इस शुबे से तो फिर उनको मज़ीद दीगर टैक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक बड़ा मसला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये जो दो वैल्यूज होती है ना, एक फेयर मार्केट वैल्यू और एक कलेक्टर वैल्यू, जी जो हमारी जो एफबीआर की वैल्यू होती है, जी बेहतर ये है कि आप फेयर मार्केट वैल्यू जो भी उसकी मार्केट है ना उसके ऊपर आप उसको फिक्स कर दें, जिस जगह की जो भी वैल्यू है। यहाँ पे ये होता है कि एक कचरा कुंडी या फिर कच्ची आबादी के पास एक प्लाट है, उसकी भी फेयर मार्केट, उसकी भी एक कलेक्टर वैल्यू जो है ना वो 5 करोड़ है, जी और बेहतर प्लाट की भी 5 करोड़ है। तो वो तो प्लाट ही 1 करोड़ रुपए का, तो उसकी भी 5 करोड़ रुपए क्यों है? बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूँ जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से आप एक टैक्सेस में कमी कर दें, तो कि आपकी सेल परचेज बढ़ जाए, बिल्कुल सही। पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाए, पाकिस्तान के खजाने में पैसा आएगा। और फिर एक ये जो 2 नंबर पैसा होता है ना, जो वो एफबीआर वैल्यू और जो फेयर मार्केट वैल्यू के दरमियान का जो पैसा होता जी है, जो अनडॉक्यूमेंटेड मनी होती है, वो भी फिर बीच में, मतलब वो इसमें पार्क नहीं हो सकेगा इस पैसा बिल्कुल ये सही। हमारी मार्केट के अंदर। बिल्कुल आपने सही कहा। अब वक्त क्योंकि मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया, आखिर में मैं चाहूँगा ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं उनको आप बड़ा हमेशा एक मैसेज देते हैं, हेल्थी मैसेज, जिससे उनको मामला समझने का मौका मिलता है। तो ज़रूर वो एक मैसेज होना चाहिए जो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा नाउमीद हो चुके हैं, उनके लिए क्या पैगाम हो सकता है? पर मैं ये कहूँगा कि वो हिम्मत ना हारें। ये मुल्क है, इस मुल्क ने लोगों को बहुत कुछ दिया है। यही वो मुल्क है जिसमें कि हमारे बड़ों को जो पद कुछ भी नहीं था, आज उनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, इसी मुल्क ने नवाजा है। और जो भी आज आपको बड़े बड़े लोग नज़र आते हैं इस मुल्क के अंदर, वो कुछ भी नहीं थे कल, आज अल्लाह ने उनको बहुत नवाज दिया। तो बेशक। आप भी बड़े आदमी बन जाएंगे। बिल्कुल बस सही। आप अपने कुछ जो मामलात हैं उनको सही करें, मोबाइल से छुटकारा हासिल करें, जल्दी सोएं, बहुत खूब। डिप्रेशन से बाहर निकलें और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। और ये सोचें कि मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो कि बड़े लोगों ने किया है, जिन्होंने कुछ दुनिया में नाम पैदा किया, वो आप भी कर सकते हैं, मगर उसके लिए आज आपको कुछ डायरेक्शन तय करनी होगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया। यकीनन ये वक्त की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे नौजवानों में बढ़ती हुई जो मायूसी है उसको दूर करने की ज़रूरत है। बहरहाल अल्लाह हम सब पर रहम करे। जो कुछ हो रहा है बिलखुसूस जैसे मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में अर्ज़ किया, ये शहर कराची के अंदर अमन अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी है और साल साल यही मसाइल हैं जिनका हमें सामना रहा है। तो बहरहाल कोशिश यही होती है कि मसाइल की निशानदेही करें। ऐसे मौज़ूआत को इसलिए मौज़ूअ गुफ्तगू बनाना ज़रूरी होता है क्योंकि लोग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। ख़ासतौर पर जैसे भी रियल एस्टेट के शोबे के हवाले से सबसे ज़्यादा जो पैगामात मौसूल हो रहे हैं वो इसी हवाले से हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल हुकूमत की पॉलिसीज़ जो कुछ हैं उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं और आगे भी मौका मिलेगा ज़रूर करेंगे। और ख़ासतौर पर बजट के हवाले से तो कोशिश होगी इन मामलों के ऊपर जो है वो खुलकर बात की जाए। मैं एक दफ़ा फिर बड़ा शुक्रगुजार हूँ मौजूद मेहमान सैयद रोशन अली वारसी साहब का, कि प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, इन मामलों पर उन्होंने गुफ्तगू की। वक्त हो रहा है यहाँ पर एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।